जो किए हैं उनमें हमने कहानियों को लेकर के बातचीत की थी, क्योंकि कहानी लेखन का तरीका और तौर तरीका और उसका पूरा जो कहिए कि एक टेक्सचर पोक्सचर है वो बिल्कुल अलग होता है। जब हम कविता की बात करते हैं तो प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध जो है मनुष्य बनाता है कविताओं के माध्यम से, अपनी संस्कृति की रक्षा करता है इन कविताओं के माध्यम से। क्योंकि किसी भी कृति का आकलन करना किसी एक चर्चा में बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम ये कोशिश हर रविवार को करते हैं और थोड़ी सी कामयाबी भी मिलती है, लेकिन पूर्णतः उसकी समीक्षा या उसकी आलोचना या उसके जो और भी पक्ष होते हैं, गुण अवगुण सब चीजों के होते हैं, तो पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर भी हमारे साथ जो वक्ता जुड़ते हैं बहुत कम ही समय में अपनी बात जो है हमारे सामने रखते हैं। आज हम कविता कहिए कि मनोभावों की अभिव्यक्ति है और मनोभावों को किसी कहिए कि तराजू लेकर के तौला नहीं जा सकता है। वो भौतिक राशि पर कसने वाली चीज नहीं है कि उसको तौल लिया जाए, माप लिया जाए। फिर भी हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी भावाव्यक्ति और अपने विचारों के माध्यम से चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज इस पहली श्रृंखला में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, पुनः स्वागत करते हैं, वक्ताओं का स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है आगे आपको बता दी जाएगी। फिर भी वक्ता अपने समय का ध्यान रखें, 10 से 12 मिनट में वो अपने वक्तव्य को समेट लें। और अध्यक्ष जो हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय छोड़ना पड़ता है, वैसे भी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं और उस दिन उनका दिन होता है। हम सभी के साथ साथ समय ज्यादा मिलना चाहिए। गुरु जी का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है कार्यक्रम के शुरू में और अंत में। गुरु जी जो हैं कुछ दो शब्द हमारे लिए आशीर्वचन के रूप में रखते हैं। तो इस कार्यक्रम की जो एक विधिवत शुरुआत है उसके लिए अब मैं आपको लिए चलता हूं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास, जो कि आपका वक्ताओं से एक संक्षिप्त परिचय कराएंगे। संचालक महोदया हैं वो कराएंगी और फिर जो है हम वक्तव्य की ओर बढ़ेंगे। तो सर, योगेंद्र सर, आपका बहुत स्वागत है। और आप जो ये कार्यक्रम है आपके पास मैं सौंप रहा हूं, आगे के जो भी दायित्व निर्वहन है वो अपना अपना लोग करेंगे और कार्यक्रम में जरूर सीमा का ध्यान रखें। अभिनंदन आपका अनिरुद्ध जी, आपने इस रविवारी वार्ता को जिस सुंदरता से और खूबसूरती से चला रखा है, मैं तो गदगद हूं। आज हम कहानी से निकलकर कविता पर आ रहे हैं। पिछली जितनी वार्ताएं हमने की हैं वो उत्तराखंड के यशस्वी साहित्य साधक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कहानी संग्रहों पर हमने चर्चाएं की हैं और वो बहुत पसंद की गई। तो कहानियां जीवन से जुड़ी हुई थी, भरी हुई थी, जीवन मूल्यों से परिपूर्ण थी। आज हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के रचना संसार में से कविताओं पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मैं कभी एक मुक्तक कहा करता था, दोहरा रहा हूं, दिल के दर्पण में दमकी कुछ याद पुरानी, दिल के दर्पण में दमकी कुछ याद पुरानी, पीड़ा सिसकी भर आया आंखों में पानी, दर्द छिपाए खुद को ही छलने वालों, लाख बनाओ नाटक जीवन सिर्फ कहानी, लाख बनाओ नाटक जीवन सिर्फ कहानी। सच मानिए, हम लोग भले ही अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को छिपा लें नाटक करके, लेकिन जीवन कहीं ना कहीं दर्द की कहानी होता है। और इसीलिए बहुत बड़े कवि हुए हैं अंग्रेजी में जिन्होंने लिखा कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज
that tell us of the saddest thought, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। आज हम दर्द की एक कथा प्रतीक्षा खंड काव्य के रूप में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उस काव्य को ले रहे हैं जो, मेरे मित्रों, आप आश्चर्य करेंगे, आज से 20 वर्ष पहले प्रथम संस्करण प्रतीक्षा खंड काव्य का छपा था। 20 वर्ष में, 20 नहीं 16 वर्ष पहले 2005 में पहला संस्करण प्रतीक्षा का आया था। 16 वर्ष में एक पीढ़ी निकल जाती है। और आप देखेंगे कि इस प्रतीक्षा काव्य में, जिस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, उसमें मैंने उसे स्मृति काव्य का अनुपम उदाहरण माना है। एक माँ है, वृद्धा माँ, जिसका इकलौता बेटा सेना में चला जाता है। माँ उसके विवाह की कल्पना करती है, माँ उसके अनेक तरह के सपने देखती है और बार बार प्रतीक्षा करती है कि बेटा कब घर आएगा, बेटा कब घर आएगा। लेकिन उसकी प्रतीक्षा रखी रह जाती है और बेटा अपने भारत भूमि की रक्षा करते शहीद हो जाता है। हालांकि बहुत छोटा सा कथानक है, लेकिन 4 सर्गों के इस खंड काव्य में इसलिए रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक माँ को आधार बनाकर एक करुण कथा को संजोया है। और इस कथा में इसलिए पुत्र को सैनिक बनाया है कि मेरे देवभूमि उत्तराखंड की एक पहचान है वीरों के, शहीदों के उस खून के लिए जो देश के लिए बहता है। आज भी मेरी देवभूमि से, मेरे गढ़वाल कुमायूं से रेजिमेंट बनी हुई है, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, और हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने जवानों को इस देवभूमि से देते हैं। तो एक प्रकार शौर्य है और दूसरी ओर माँ के हृदय की करुणा है, माँ के हृदय की वत्सलता है। ये दोनों जब मिलती हैं तब प्रतीक्षा जैसा खंड काव्य बनता है। आप सबने प्रतीक्षा काव्य को निश्चित रूप से पढ़ा। आज सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी इस पहली वार्ता में जो कविता की शुरू हो रही है, इसकी शुरुआत हमारे अध्यक्ष बहुत पावन धरती से, प्रयागराज से आ रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल से। वे हिंदुस्तानी अकादमी के अध्यक्ष हैं, निष्णात, निबंधकार, समीक्षक और बहुत बड़े हिंदी सेवी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हमारी इस 14वीं वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर निरोत्तमा मौदगल्य लुधियाना के मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर निरोत्तमा ने डॉक्टर निशंक के इस खंड काव्य का पंजाबी में अनुवाद किया है। और इसीलिए आज हमने निरोत्तमा जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने अनुवाद करते हुए इस खंड काव्य के एक एक शब्द को जिया है, एक एक शब्द से आत्मसात हुई हैं। वक्ता के रूप में हमारे पास हिमाचल प्रदेश से, शिमला से, हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह आर्य हैं। और दूसरी वक्ता डॉक्टर साधना अग्रवाल, जो कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 2 हमारे वक्ता हैं। और संचालन के लिए मैंने अपनी रुड़की से देवभूमि की बेटी किरण बाला को निमंत्रित किया है, इसलिए कि किरण बाला एक ऐसी वेबिनार का संचालन बहुत खूबी से कर चुकी है जिसे लोगों ने बहुत सराहा था। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि निरोत्तमा और किरण दोनों ही मेरी बेटियां हैं और दोनों बेटियों को मैं आज अपने इस कार्यक्रम में, अपने शुरुआत में निशंक जी के इस प्रतीक्षा काव्य के लिए उनको मंच सौंपता हूं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और सत्यभान सिंह, जिन्होंने स्याही ब्लू बुक्स के तत्वावधान में ये रविवारी वार्ता शुरू कर रखी है। मैं सत्यभान की प्रशंसा करते हुए, अपने अरविंद कुमार की प्रशंसा करते हुए, अनिरुद्ध कुमार की प्रशंसा करते हुए थकता नहीं। बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं ये। डॉक्टर निशंक के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए रविवारी वार्ता का आयोजन ये दोनों कर रहे हैं। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज का ये खंड काव्य निश्चित रूप से हमारे
कवि निशंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आज से 16 वर्ष पहले छपा था और लगभग 20 वर्ष पहले ये लिखा गया होगा। केवल मैं कुछ छंद कहना चाहूंगा। हाथ लिए पत्थर का टुकड़ा। अब आप देखिए, जो अनपढ़ होती हैं वो कैसे गणना करती हैं। हाथ लिए पत्थर का टुकड़ा, वो चौखट पर गणना करती, एक एक रेखा को खींचे जैसे एक सदी को तरती। माँ प्रतीक्षा करती है। यहीं से वो प्रतीक्षा शीर्षक निकल कर आ रहा है कि एक माँ सेना में गए अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही है और उसके लिए एक एक जो रेखा खींचती है जैसे एक शताब्दी गुजर जाती है। इतना ही नहीं, वो कहती है जिसने जीवन दान किया, स्वयं कवि जो लिख रहा है, जिसने जीवन दान दिया, जो स्वयं बनी पावन धारा, सहे थपेड़े लाख सही पर कभी नहीं था मन हारा, आज उसी की पूजा करने आकुल सा है ये जीवन, सर्वस्व समर्पित करने उसको ललक रहा है मेरा मन। तो कवि निशंक उसी माँ के प्रति अपने भावों को इस काव्य में, इस खंड काव्य में रखते हैं। आप लोग इसके मर्म को हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए प्रस्तुत करेंगे। मैं अपनी बेटी किरण बाला को सौंप रहा हूं, वे इसका संचालन करेंगी। किरण। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह कार्य सौंपा। रविवारीय पुस्तक वार्ता में इस आभासी पटल पर आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस पुस्तक वार्ता से जुड़े समस्त अतिथिगणों एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हमारे मध्य इस पुस्तक वार्ता के संरक्षक की भूमिका में मेरे परम आदरणीय, मेरे पिता तुल्य प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी हैं, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में यह वार्ता सतत संचालित की जाती है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उन्हें आप सबने अभी अभी सुना। हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, जो हिंदी सेवी हैं, जिनके विषय में अभी सर ने बताया। वक्तागण के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कर्म सिंह आर्य जी, डॉक्टर साधना अग्रवाल जी, और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर निरोत्तमा मौदगल्य। आप सबका पुनः इस आभासी पटल पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस पुस्तक वार्ता की श्रृंखला में देवभूमि उत्तराखंड के साहित्य सृजक और कवि, देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के खंड काव्य प्रतीक्षा पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि सर ने उसकी रूपरेखा हम सबके बीच में रखी है। इस खंड काव्य प्रतीक्षा में 3 पर्व हैं: क्रांति पर्व, स्मृति पर्व और भविष्य पर्व। यह खंड काव्य प्रारंभ से लेकर और अंत तक पाठक को इस तरह बांधता है कि ऐसा लगता है कि एक कहानी कही जा रही है, और वो कहानी जिसमें कि एक माँ अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। और काव्य के रूप में हम देखें तो ममता, वात्सल्य और जननी जन्मभूमि के प्रति जो भक्ति भाव इस काव्य में दिखाई देता है, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत यह काव्य है। मानवीय मूल्यों को ही कवि ने इसमें सर्वोपरि रखा है, और जिस मूल्य के आगे, जिस मानवीय मूल्य के आगे किसी भी विभेद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उनके इस खंड काव्य में भी अन्य रचनाओं की तरह, जैसे कि उनकी अन्य रचनाएं हैं, उन सभी में पहाड़ की जो विषम परिस्थितियां हैं, उनमें अकेली माँ, उसका पहाड़ सा जीवन तो उसे और भी जीवट बना देता है, जो मुझे महसूस हुआ। और पिता के बिना एक बच्चे को पालने का जो कष्ट उस महिला ने सहा, ये सारी वेदनाएं हमें उनके इस खंड काव्य में दिखाई देती हैं। निशंक जी की लगभग सभी रचनाओं में लोक आचार, लोक ज्ञान और लोक चेतना को स्पष्ट करती हैं सारी वक्ताओं को रचनाएं। आमंत्रित कर लीजिए, वक्ताओं को आज के आमंत्रित कर हमारे, जी सर उसी पर आ रही हूँ, आज के हाँ। हमारे प्रबुद्ध वक्तागण इन सभी बिंदुओं को विस्तार देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ वक्ता के रूप में डॉक्टर साधना अग्रवाल जी को। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं कमला नेहरू कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साधना अग्रवाल जी, मैं मंच आपको सौंप रही हूँ। नमस्कार सभी गुरुजनों को, खास करके डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी को मेरा प्रणाम। मैं स्याही बुलू के इस मंच पर आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आज मुझे
बोलिए मुझे लगता है कि मुझे आरंभ से ही करना होगा। कहीं से कर लो, मैं सबसे जहाँ से बोल रहे हो। जी, हिंदी के सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का प्रतीक्षा एक महत्वपूर्ण खंडकाव्य है। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अंग्रेजी में खंडकाव्य को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है और संस्कृत के आचार्यों ने भी जितना विस्तार से महाकाव्य के बारे में उल्लेख किया है उतना खंडकाव्य के बारे में नहीं। दरअसल खंडकाव्य में कोई एक प्रधान घटना का विवेचन होता है, उसमें जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर कवि अपनी बात कहता है। अब हम हिंदी के अगर विद्वानों की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सबसे अधिक और विस्तार पूर्वक खंड काव्य के रचना स्वरूप पर विचार किया है। संस्कृत और हिंदी के विद्वानों को या विचारकों के विचारों को ध्यान में रखकर यदि हम विचार करें तो कहा जा सकता है कि खंड काव्य एक ऐसी प्रबंध कविता है जिसमें जीवन की विविधता, विस्तार और कथा की विशालता के स्थान पर उसमें किसी एक खंड का बंधा हुआ मार्मिक और स्वउद्देश्य चित्रण होता है। ये अलग बात है कि अब महाकाव्य का स्थान उपन्यास ने और खंड काव्य का स्थान लंबी कहानी ने ले लिया है। लेकिन फिर भी यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास में, अतीत के इतिहास में झांकें तो पाते हैं कि प्राचीन हिंदी की कुछ रासो रचनाएं जो महाप्रबंध की श्रेणी में नहीं आती, इस विधा की आरंभिक रचनाएं मानी जा सकती हैं, जिनमें अब्दुल रहमान का संदेश रासक, नरपति नाल का बिसलदेव रासो आदि देखे जा सकते हैं। भक्ति काल में सूफी कवियों में कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती आदि खंड काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। भक्ति काल में ही नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र, नंददास का भंवर गीत तथा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जानकी मंगल और पार्वती मंगल उल्लेखनीय खंडकाव्य हैं। आधुनिक काल में खंडकाव्य की पर्याप्त रचनाएं हमें मिलती हैं। रत्नाकर का उद्धव शतक सर्वश्रेष्ठ खंडकाव्य, मैथिली शरण गुप्त के जयद्रथ बध, पंचवटी और यशोधरा महत्वपूर्ण खंडकाव्य हैं। वहीं छायावाद काल में कवियों ने भी खंडकाव्य लिखे हैं, जिनमें सुमित्रा नंदन पंत का ग्रंथि, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक और निराला का तुलसीदास अमूल्य रचनाएं हैं। छायावादोत्तर काल में रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी तथा नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित द्रौपदी उल्लेखनीय खंडकाव्य है। नई कविता की ओर देखते हैं हम तो नई कविता के कवियों में धर्मवीर भारती का कनुप्रिया, नरेश मेहता का संशय की एक रात, कुंवर नारायण का आत्मजयी, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्फाई विशेष रूप से उल्लेखनीय खंडकाव्य माने जा सकते हैं। आज भी कुछ कवि इस दिशा में अपना हाथ आजमा रहे हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ये खूबी है कि वो लगभग साहित्य की हर विधा में सक्रिय हैं। खंड काव्य की इसी कड़ी में उनका नाम भी आदर के साथ लिया जा सकता है। उनके प्रतीक्षा खंड काव्य, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इसमें एक माँ अपने इकलौते पुत्र के घर वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। निशंक जी ने इस काव्य में कई पक्षों की ओर संकेत किया है। इसमें यदि एक तरफ कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं तो जो देश की सेवा करना अपना परम धर्म और कर्तव्य समझता है, वहीं दूसरी ओर माँ की ममता और करुणा और संवेदना से लबालब उसका भरा मन है। ये खंड काव्य 3 पर्वों, स्मृति पर्व, क्रांति पर्व और भविष्य पर्व में रचा गया है, जिसका आरंभ आराधना से किया गया है, जिसमें हिमालय के आंचल में बसे पहाड़ी परिवेश में एक विधवा अकेली स्त्री है जो सेना में भर्ती अपने इकलौते पुत्र दीपू के घर लौटने की प्रतीक्षा में अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है। माँ की इसी प्रतीक्षा का चित्रण कवि ने बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। खंड काव्य का आरंभ कवि ने आराधना से किया है और ये आराधना कोई मामूली नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रति कवि का नतमस्तक है। वो कहता है, जिसने जीवन दान दिया जो स्वयं बनी पावन धारा, सहे थपेड़े लाख सही पर
कभी नहीं था मनहारा, आज उसी की पूजा करने आकुल सा है यह जीवन, सर्वस्व समर्पित करने उसको ललक रहा है मेरा मन। लेकिन उस माँ का बेटा घर परिवार छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर जा चुका है और माँ उसकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करती है। खुली हुई हैं आंखें उसकी किसी प्रतीक्षा में, उड़ता उसका प्राण पखेरु किसकी अन्वीक्षा में। इस खंड काव्य के पहले पर्व यानी स्मृति पर्व में कवि ने बताया है कि हर माँ की तरह यहाँ भी दीपू की माँ की भी यह हार्दिक इच्छा है कि जल्दी ही उसका बेटा कोई नौकरी करने लगे ताकि बेटे के भविष्य के प्रति माँ निश्चिंत हो जाए। वो कहती है, रोजी रोटी की खातिर कब बेटा घर से जाएगा, कहाँ मिलेगी मंजिल उसको क्या कोई बतलाएगा। बेटे की नौकरी के लिए फिक्रमंद माँ के कहने पर मगनू चाचा उसे अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। तब माँ अपने पुत्र को समझाती हुई हिदायत देती है, कहती है, जाते ही तुम चिट्ठी लिखना। माँ ने सुत को समझाया, माथा चूमा रुधे कंठ से उसको उससे चिपकाए। दीपू मगनू चाचा के साथ दिल्ली चला तो जाता है, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। वो सोचता है, वीर सपूतों का वंशज हूँ, अरिमर्दन का प्रण किया है, अपना तन मन न्योछावर करने को मैंने जन्म लिया है। उधर दीपू की माँ भी यही आकांक्षा करती है कि हे ईश्वर, मेरे दीपू को परम शक्तिशाली कर दो, रहे देश सेवा में तत्पर, ममता भी मन में भर दो। दीपू सेना में भर्ती हो जाता है, जिसकी सूचना वो माँ को एक चिट्ठी में लिखकर भेजता है। पर माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो डाकिये से चिट्ठी पढ़कर सुनाने के लिए कहती है, भैया चिट्ठी तुम ही पढ़ दो। माँ की ममता सिसक पड़ी, क्या लिखता है दीपू मेरा, आतुर थी वो खड़ी खड़ी। लेकिन माँ इतना तो जानती ही थी कि एक बार रोजी रोटी के चक्कर में गांव छोड़कर जाने वाला वापस नहीं लौटता। उसके मन में ये दुविधा और संशय अवश्य था कि रोजगार पाने को जो भी गांव छोड़कर जाता है, जन्मभूमि की ममता तज कहाँ लौट कर आता है। इस तरह नौकरी के सिलसिले में बाहर गए बेटे के घर लौटने की प्रतीक्षा करती हुई माँ की दशा का चित्रण कवि ने बेहद मार्मिकता के साथ किया है। हाथ लिए पत्थर का टुकड़ा वो चौखट पर गणना करती, एक एक रेखा को खींचे जैसे एक सदी को तरती। बेटे के बिना एक एक दिन उसे एक एक सदी के समान लगता है। वो सोचती है, कहाँ लोरियां हैं वो मेरी, क्यों ना उसे बुलाती हैं, भूलूं कितनी यादों को मैं रह रह कर मुझे रुलाती हैं। खंड काव्य के क्रांति पर्व में माँ सीमा पर तैनात अपने बेटे की सलामती चाहती है और प्रार्थना करती है कि दीपू अपने देश की रक्षा के लिए कभी पीछे ना हटे। वो कहती है, आज परीक्षा है दीपू की, उसने मन से जान लिया, अरिकुल के बढ़ते कदमों को रोकेगा ये ठान लिया। साथ ही अपने बेटे की सलामती भी चाहती है। और जब दीपू घर लौटता है तो माँ सभी गांव वालों को ये खुशखबरी सुनाती है। तमाम गांव वालों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ दीपू का स्वागत किया था। लेकिन जल्दी ही दीपू को सीमा से फिर बुलावा आ जाता है, क्योंकि दुश्मनों ने युद्ध छेड़ दिया है। दीपू को ना चाहते हुए भी लौटना पड़ता है। इस बीच माँ दीपू की शादी भी करवाना चाहती है और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है। लेकिन दीपू देश की सेवा करना चाहता है और कहता है कि यद्यपि हम भारतवासी शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन किसी भी मुसीबत से नहीं डरते, बल्कि हर चुनौती का सामना हंसते हंसते करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने से भी नहीं हिचकते। दीपू कहता है, वैरी वृंद की भारत भूमर तनिक न उंगली उठने देंगे, प्रण समर्पित करके भी हम माँ का शीश न झुकने देंगे। पुस्तक के अंतिम पर्व भविष्य पर्व में दीपू अपनी माँ से देश प्रेम की बातें करता है और अपना कर्तव्य बताता है तथा दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगता है। लेकिन बुढ़ापे में माँ के सामने दुविधा है कि इस उम्र में बेटे को माँ का ध्यान रखना चाहिए। वो सोचती है,
अब तो मेरा मांझी बनता जीवन नैया डोल रही है, यौवन में कब थी चिंतित मैं, अब तो मेरी उम्र ढली है। दीपू सीमा पर चला जाता है और पीछे रह जाती है निरुपाय बेबस असहाय माँ, जो मरते दम तक अपने बेटे का प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है कि एक बार वो केवल अपने बेटे से काश मिल पाती। मरते दम तक भी माता के मन मयूर ने चैन न पाया। जी बस खत्म कर रही हूँ। हाय तरसती प्यासी आंखें किंतु तने घर ना पहुँच ना पाया। इस खंड काव्य में कवि ने कई पक्षों को चित्रित किया है कि कैसे पहाड़ी परिवेश में रोजगार की तलाश में युवक पलायन कर रहे हैं और पीछे छूटे माँ बाप प्रतीक्षा करते करते परलोक सिधार जाते हैं। एक माँ का कारुणिक चित्रण करके निशंक जी ने औरत के प्रति जो आदर और सम्मान दिया है वह उनके संवेदनशील कवि मन को हमारे सामने लाता है। साथ ही मातृभूमि की रक्षा करना सर्वोपरि माना है, चाहे इसके लिए अपने घर परिवार को भी क्यों ना छोड़ना पड़े। ये कवि की एक ऐसी विलक्षण कृति है जो हमें और अधिक मनुष्य बनाती है, संवेदनशील बनाती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साधना अग्रवाल जी। आप अभी उन्हें सुन रहे थे और उसमें उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस तरह दीपू और उसकी माँ की जीवन यात्रा शुरू होती है और कहाँ पर उसका अंत होता है। बहुत ही विस्तार से उन्होंने शुरुआत में खंड काव्य को परिभाषित किया, वर्गीकृत किया और उसके आगे एक दो छोरों की बात की कि एक तरफ कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है और दूसरी तरफ माँ की करुणा। तो अब मैं आपको आगे लिए चलती हूँ। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर कर्म सिंह आर्य जी को। आप सचिव हैं हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी के। डॉक्टर कर्म सिंह आर्य जी, सादर आमंत्रण। सभी को नमस्कार। आज के सत्र के माननीय अध्यक्ष अरुण जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम निरंतर अग्रसर हो रहा है और हमें भी बहुत सारे कार्यक्रमों में इनसे निरंतर प्रेरणा मिलती है। और इन्होंने मुझे आज कहा तो मैं एक विशेषज्ञ के तौर पे नहीं, समीक्षक के तौर पे नहीं, एक पाठकीय दृष्टि से ही संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूँगा अवश्य। डॉक्टर निशंक का जो लेखन है वे हिमालय की संस्कृति और परंपराओं से ओतप्रोत रहता है। वे स्वयं पहाड़ के रहने वाले हैं। पहाड़ी जनजीवन को उन्होंने बड़ी नज़दीकी से देखा है, उस संघर्ष को झेला है और उसके बाद शासन प्रशासन में रहते हुए जन सेवा के दौरान क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आती हैं उसको भी उन्होंने बहुत एक कवि हृदय से प्रशासक के साथ साथ अनुभव किया है और वही अनुभव उनके लेखन में झलकता है। पहाड़ों का संघर्ष, महिलाओं का संघर्ष और सामाजिक विसंगतियां जहां भी, उस पर वो अपने लेखन में, अपने कविताओं के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से उजागर करते रहे हैं। और कवि का मन जब उद्वेलित होता है और वो संवेदनाएं जब कवित्व को और झकझोरती हैं तो एक छोटी सी एक संवेदना, छोटी सी एक घटना, एक महिला की त्रासदी, एक महिला की स्मृति, एक महिला की जो यादें हैं अपने पुत्र के प्रति, वो एक खंड काव्य का आकार ग्रहण कर लेती हैं। वर्तमान में जहां बहुत सारे कवि या हम कहें कि समकालीन जो साहित्य है वो सूक्ष्म होता जा रहा है। एक छोटी सी कोई घटना आई, कुछ लाइनों में लिखा, सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसकी चर्चा हो गई, बहुत लाइक हो गया और वो अपने आप को समझ लेते हैं कि हाँ काफी हो गया है, बहुत अच्छा लिख लिया है। लेकिन जो कवि निशंक हैं वो उस
छोटी सी एक संवेदना को विशाल आकार देते हैं। उसमें और भी ऐसा ताना बाना बुनते हैं और भी ऐसे दृश्य शामिल कर लेते हैं। एक घटना में और बहुत सारी घटनाएं उसमें सामने आ जाती हैं। अगर हम इस काव्य को देखें तो इसमें जो एक पद्य है, 4 पंक्तियों में ही पूरा का पूरा वो दृश्य सामने रख देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या वर्णन हो रहा है। जब हम इस काव्य को पढ़ते हैं तो पूरी कथा आप सुन चुके हैं, और वो जो कथानक है उनके एक अकेली बूढ़ी माँ के बेटे का जो संघर्ष है, उसका घर से निकलना, मजबूरी में दिल्ली में रहना, सेना में जाना, और माँ को चाहते हुए भी वो एक द्वंद्व में रहता है कि उसे माँ भारती की सेवा करनी है या जन्म देने वाली माँ की सेवा करनी है। वो दोनों तरफ अपना दायित्व निभाना चाहता है, अपना कर्तव्य निभाना चाहता है, और उसको बोध भी है। और वही बोध जो उसको उसकी माँ बार बार स्मृतियों के माध्यम से कराना, वो मेरी सेवा भी करे, घर गृहस्थी को भी संभाले, इस तरह का जो एक द्वंद्व उनके मन में चल रहा है पात्रों के माध्यम से, इसको डॉक्टर निशंक ने बड़ा संजीदगी से संवेदनाओं को भरते हुए इसको उकेरा है। और ये खंड काव्य पाठक को, समीक्षक को, आलोचक को पूरी तरह से प्रभावित करता है। उनके लेखन में जहां ग्राम्य जीवन हम देखते हैं, वहां व्यक्ति का, परिवार का, समाज का संघर्ष भी दिखता है। राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य भावना है, जो क्रांति उस वीर के मन में धड़क रही है, वो उसको युद्ध के लिए आमंत्रण देती है और परिवार के मोह को पीछे धकेल देती है। वो उसके अपने मन का संघर्ष है। तो ये दो काव्य, दो धाराएं, एक उस नायक के मन में, दीपू के मन में चल रहा है, और एक घर में बूढ़ी असहाय उस माँ के मन में चल रहा है। माँ की अपनी संवेदनाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपनी स्मृतियां हैं। वो उसको अपने वंश का भविष्य देखते हुए उसको बुलाना चाहती है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो अपनी सेवा मात्र के लिए माँ की सेवा ना कर पाए तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उधर दीपू को ये चुनाव करना है कि उसको राष्ट्र की सेवा करनी है, सीमा पर शत्रु के साथ लड़ना है, या उसको ये सब छोड़ करके जाना है। तो ये दोनों जो बातें हैं संघर्षपूर्ण उसमें चलती रहती हैं। और डॉक्टर निशंक जी ने स्मृति, क्रांति और भविष्य, इन 3 पर्वों में इस खंड काव्य को बांटा है। मेरे ख्याल में उनका ये बहुत बड़ा गहन चिंतन रहा है। पहले वो माँ की स्मृतियों के माध्यम से उस कथा को आगे बढ़ाती हैं, और उसके बाद जब वो दीपू जो है, इसका नायक जो है काव्य का, वो जब क्रांति धारा में बह निकलता है तो उसकी जो युद्ध परायण जो कर्तव्य भावना है, वो उस क्रांति पर्व में जो है वो प्रचंड रूप से सामने आती है। और उसके बाद वो घर का भविष्य तलाशते हुए या अपनी बातों को उसके साथ जोड़ते हुए, दोनों का बहुत ये एक अच्छा कथानक बन पड़ा है। और इस खंड काव्य की विषय वस्तु में हिमालय का जो पहाड़ी जनजीवन है, जिस मिट्टी से निशंक जी स्वयं उपजे हैं, निकले हैं, जिस संघर्ष को उन्होंने देखा है, उन्होंने गांव में सेवा करते हुए ये देखा है कि ये बूढ़ी माँ जिसका बच्चा नौकरी के लिए गया है, और ये अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये असंख्य उन लोगों की बात है, उनकी कहानी है इस खंड काव्य में, जो लोग युवावस्था में न चाहते हुए भी रोटी रोजी के चक्कर में घर से निकलते हैं, और उसके बाद बहुत कम घर लौट पाते हैं, बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, समाज के लिए वो नहीं दे पाते हैं, और जब तक वो अपना कर्तव्य निर्वाह करके वापस आते हैं तब तक काफी कुछ समय बीत चुका होता है, बूढ़े बुजुर्ग घर में नहीं रहे होते हैं, एक दूसरे युग का प्रारंभ हो चुका होता है उनके जीवन में। तो इस तरह का जो ये एक संघर्ष है, उसमें मरते दम तक ये बात चलती रहती है। और जैसा इसमें कहा भी गया है भविष्य खंड में, मरते दम तक भी आता है मन मयूर में चैन न पाया, हाय तरसती प्यासी आंखें किंतु तय घर ना पहुंचा। तो ये माँ जो ये कहती है, वो बच्चे को मरते दम तक उसकी आंखों में वही सपना दिख रहा है। और क्यों ना दिखे, जो माँ
लोरियां गा गा करके बच्चे का पालन करती है, उसको जन्म देती है, उसका पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, और उसके बाद वो इस भावना से बाहर उसको पैसा कमाने के लिए भेज देती है कि ये घर लौट करके भी अपनी माँ की सेवा करेगा, अपने घर को संभालेगा। फिर वो कहती है, कहाँ लोरियां हैं वो मेरी, क्यों ना उसे बुलाती हैं, भूलूं कितनी यादों को मैं रह रह तुझे रुलाती हैं। तो एक माँ केवल स्मृतियों के सहारे जी रही है, यादों के सहारे जी रही है, इसलिए वो रो रही है, बिलख रही है, और न चिंता है मुझको केवल उसका घर बस जाए। वो उसका घर बसाना चाहती है, बहू के सपने देख रही है, ताकि उसका भी वंश आगे चले, उसके घर में भी एक ऐसा वीर पुत्र पैदा हो। तो इस तरह इस कथानक से ये खंड काव्य आगे बढ़ता है। और एक बात जहां वो भविष्य पर में कहते हैं, कौन धर्म कहता है लड़ना वो, तो ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर है, देखिए कवि की दृष्टि आप देखें, दीवारों पर चढ़ती चींटी देख उसी से बातें करती। अब घर में अकेली बुढ़िया बैठी है असहाय, वो दीवार पर एक चींटी को चलते हुए भी देखती है, तो उसके साथ भी बतियाती है, उसके साथ भी बात कर रही है, अपनी यादों को ताजा कर रही है। तो दीपू ने अब याद किया है, शायद लोक परंपरा में, वहां के जनजीवन में चींटी का दीवार पर चलना जो है वो एक याद करना किसी को कहा जाता है। जैसे किसी को हिचकी आती है, हम कहते हैं कोई याद कर रहा है, ऐसे ही शायद ये मुहावरा एक लोकोक्ति जनजीवन से उठा कर कवि ने इसमें पिरो दी है, इस खंड काव्य में, कि दीपू ने अब याद किया है कहकर लंबी सांसें भरती। तो ये जो कवि की जो सूक्ष्म दृष्टि है, वो एक चिंटी को भी एक पात्र बना रही है। उससे जो उसकी संवेदनाएं जुड़ी हैं, स्मृतियां जुड़ जाती हैं, माँ के माध्यम से वो उसको वो कहानी को आगे बढ़ाती हैं। और पर्यावरण पर इसमें चिंता की गई है, और बहुत सारी बातें की गई है। और मुख्य रूप से जो पलायन की जो संस्कृति पल रही है, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, खेत खलियान घर बार सब कुछ बिखरा पड़ा है, उसे कोई संभालने वाला नहीं है। और जब युवावस्था रोटी रोजगार में बिताने के बाद जब वो व्यक्ति घर आता है, तो उसके पास बूढ़े माँ बाप नहीं होते हैं, बंजर जमीन होती है, फिर से उसको नए सिरे से उसमें लगना पड़ता है, जो संभव नहीं हो पाता है, या वो कहीं शहर में ही बस जाता है, और बूढ़ी आंखें तरसती रहती हैं अपने बच्चों के लिए। इस तरह का जो ये खंड काव्य में बात कही गई है, ये बहुत संवेदनशील एक कथानक को कवि ने इसमें उठाया है, और इसके लिए डॉक्टर निशंक जो है वो बधाई के पात्र हैं। तो उन्होंने लोक जीवन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए जिन छोटे छोटे बिंबों को, प्रतीकों को गढ़ते हुए इस कथन को आगे बढ़ाया है, वो संयुक्त परिवार की समृद्ध परंपरा का भी जो इसमें आकलन करते हुए उसकी जो कमी आज आती जा रही है उसको बढ़ा रही है। पहले 2-4 बच्चे होते थे, एक सेना में चला गया कोई बात नहीं, एक देश की सेवा करेगा, एक घर में रहेगा, एक खेती संभालेगा। लेकिन अब अकेला एक ही बच्चा है, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसकी सेवा करेगा। तो ये एक बहुत गंभीर विषय को इस खंड काव्य में उठाया गया है। इतनी सी बात कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा कि एक पाठक की दृष्टि से जो मुझे थोड़ा सा पढ़ने में इसमें लगा है, वो मैंने विहंगम दृष्टि से आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। तो अगर कुछ इसमें बहुत कमी बहुत रही हो तो सुंदर उसके लिए कर्मानंद जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर्म सिंह जी, क्षमा चाहूंगा। नमस्कार बहुत सुंदर जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने अपने वक्तव्य में पूरी तरह से इसको एक सामाजिक दृष्टि प्रदान की है, और उसका सूक्ष्म विवेचन भी प्रस्तुत किया इस कथानक का, और गहन चिंतन को आपने इसमें उकेरा है कि किस तरह कवि गहन चिंतन कर रहा है। अब मैं वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर निरुतमा मौदगल्य जी को। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन लुधियाना में। तो मैं अब आपको मंच सौंप रही हूँ, डॉक्टर निरुतमा मौदगल्य जी। धन्यवाद किरण जी। सबसे पहले तो
श्री सत्यभान जी एवं श्रद्धेय श्री योगेंद्र नाथ शर्मा जी अरुण जी का हृदय से आभार, जिन्होंने मुझे आज की इस परिचर्चा में आमंत्रित किया। आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा नमन, जिन्होंने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इस खंड काव्य का विवेचन किया। मुझे नहीं लगता कि उनके इस सुंदर वक्तव्य के पश्चात कुछ भी कहने को शेष रह जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये आदेश हुआ है, इसलिए मैं अपनी दृष्टि से इस पर कुछ कहना चाहूंगी। यूं तो रमेश पोखरियाल जी निशंक जी की सभी कृतियां साहित्य की अनमोल धरोहर हैं, लेकिन प्रतीक्षा खंड काव्य ने मेरी हृदय तंत्री को विशेष रूप से छुआ है। शायद इसका कारण यह भी है कि मैं भी एक सुत की माता हूँ, क्योंकि माँ इस धारा के किसी भी खंड की हो, पंजाब की या उत्तराखंड की, वह माँ ही होती है। वह अपने संतान के लिए एक ही जैसे सपने संजोती है, एक ही जैसा संघर्ष करती है। यही कारण है कि मैंने इस खंड काव्य का पंजाबी भाषा में अनुवाद किया है। प्रतीक्षा खंड काव्य एक विधवा स्त्री की कहानी है, जिसने समाज से टक्कर लेकर अपनी संतान का पालन पोषण किया, लेकिन उसे देश सेवा हेतु समर्पित करने की प्रतिबद्धता जो है, वह उस माँ को देवतुल्य बना देती है। अन्यथा वह भी अपने बेटे को उसी गांव में रखकर, अपने पास रखकर अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन उस माँ का विशाल हृदय तो देखिए कि वह चाहती है कि मेरा जो बेटा है वह इस जननी की भी सेवा करे। लेकिन नियति का क्रूर चक्र देखिए, उस पितृविहीन सुत की माता देश सेवा में रत अपने पुत्र की प्रतीक्षा में ही अपने जीवन की अंतिम घड़ियां बिता देती है, परंतु विधिवश सुत दर्शन नहीं हो पाता। माँ की इस करुण अभिलाषा को कवि ने बड़े ही करुणामय शब्दों में अंकित किया है। मरते दम तक भी माता के मन मयूर ने चैन न पाया। मरते दम तक भी माता के मन मयूर ने चैन न पाया। हाय तरसती प्यासी आंखें, किंतु तने घर पहुंच न पाया, किंतु तने घर पहुंच न पाया। यूं तो खंड काव्य गरिमामयी ऐतिहासिक पात्रों पर लिखे जाते हैं, जैसे कि अभी हमारे श्रद्धा जी ने बताया, उन्होंने पूरी एक श्रृंखला इसकी प्रस्तुत की। लेकिन निशंक जी द्वारा लिखित इस खंड काव्य की विशेषता यह है कि इनके इस खंड काव्य का जो पात्र है वो एक आम जनमानस है, विशेष तौर पे एक बेसहारा विधवा किंतु पहाड़ी कर्मठ स्त्री है, जिसका जीवन पर्वत की तरह ही विषमताओं से भरा हुआ है, लेकिन वह पुरुषार्थिनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकती, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करती है। और सोचती याद मुझे है, मर्द स्वयं जब बनती थी, ताने सुन सुन कर लोगों के मेरी भ्रुकुटी तनती थी। खंड काव्य परंपरा का पालन करते हुए निशंक जी ने इसका आरंभ आराधना से किया है। वे लिखते हैं, एक दिवस माँ सरस्वती का मैंने कर आराधन, शुरू की कविता रचना, ले कलम और मसी साधन। स्मृति पर्व, क्रांति पर्व और भविष्य पर्व में विभाजित इस खंड काव्य की रूपरेखा कवि आरंभ में ही इन शब्दों में दे देता है। इसमें कथा गई है बोई पर्वतीय नारी की, इसमें कथा गई है बोई पर्वतीय नारी की, श्रम जल से जो होती सिंचित अभिनंदित क्यारी की, कष्ट कंटकित जीवन तरु पर जो है फूल खिलाती, जो कि एक यशोदा बनी देवकी सुत को दूध पिलाती, ऐसी वीर प्रसू माता के सुत की यह गाथा, देकर निज बलिदान मातृभूमि का उन्नत कर माथा।
कृपया अपना माइक बंद कर लें, शोर आ रहा है। चला गया जो किंतु अभी भी बाट जोहती माता, वृद्धा देख रही निज सुत को गिरिपथ पर आता। कोमलकांत पदावली में भावों का गुंफन पाठक को आत्म विभोर कर देता है। कवि की निम्न पंक्तियों में हमें छायावाद के दर्शन होते हैं। अब तक मैंने स्वप्न संजोए, अब तक मैंने स्वप्न संजोए, कोई दिन तो पुलकित होगा, निर्जन उजड़े कानन में जब पुष्प वृंद विकसित होगा। कवि ने संवेदनशीलता के साथ साथ काव्य के सभी मानकों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। रस, गुण, अलंकार और रीतियों के छटा बिखेरने में भी कवि पीछे नहीं रहा है। जाने किसने आग लगाई, तरु शाखाएं हैं झुलसी, कवि कहता है। जाने किसने आग लगाई, तरु शाखाएं हैं झुलसी, बिन पानी के साग पात क्या, ना घर आंगन में तुलसी। आशा और सुई के नोक के मिलन की विलक्षण विकटता को परस्पर मिला देने की सामर्थ्य रखने वाले कवि निशंक के काव्य में सभी रसों का समावेश बड़ी सुंदरता से हुआ है। प्रतीक्षा में श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस तथा शांत रस का अनूठा संगम देखने को मिलता है। करुण रस में कवि लिखता है, माँ की ममता देखो कैसी व्याकुल होकर भटक रही है। माँ की ममता देखो कैसी व्याकुल होकर भटक रही है, बूंद आस की नोक सुई पर जैसे देखो लटक रही है। भयानक रस की एक वानगी देखिए, गूंज मौत की सुन सुनकर नील गगन भी घुटा घुटा, दृश्य भयावह देख प्रलय भी मानो थर थर कांप उठा। जहां कवि ने सामाजिक बुराइयों का चित्रण किया है कि किस प्रकार एक विधवा स्त्री को लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, भूखे पेट सोना पड़ता है, वहीं पर लेखक ने राष्ट्र तथा देश के प्रति भक्ति भाव का भी सुंदर प्रदर्शन किया है। जब दीपू कहता है, वीर सपूतों का वंशज हूं, अरिमर्दन का प्रण किया है। वीर सपूतों का वंशज हूं, अरिमर्दन का प्रण किया है, अपना तन मन न्योछावर करने को मैंने जन्म लिया है। प्रतीक्षा खंड काव्य में कवि ने माधुर्य, प्रसाद और ओज तीनों गुणों का सुंदर समन्वय किया है। भीतर आती बाहर जाती, भीतर आती बाहर जाती, पुलकित होती, खड़ी घड़ी घड़ी है, आंगन में बैठी थी कब से, आंगन में बैठी थी कब से, अब देहरी पर मुंह खड़ी है। माँ की व्यथा का इतना कारुणिक वर्णन यही इस खंड काव्य को बहुत एक शिरोमणि खंड काव्य की पंक्ति में ला खड़ा करता है। पर्वतीय ग्रामीण समाज की संस्कृति को काव्य रूप में प्रस्तुत करके कवि ने न केवल सरस्वती माँ का अभिनंदन किया है, अपितु अपनी जननी मातृभूमि का भी गौरव बढ़ाया है। अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कवि ने काव्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक संदेश व राष्ट्रहित से सुसज्जित काव्य कृति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करके इस साहित्यिक भंडार में एक अनुपम हीरा जोड़ा है। सचमुच निशंक जी का यह काव्य पठनीय है, प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटी, बहुत सुंदर निरुत्तमा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे इस खंड काव्य का एक जो पात्र है वो आम जनमानस है और संवेदनशीलता के सभी मानकों को कवि ने सबका पालन किया है और कवि ने सामाजिक बुराइयों के चित्रण के साथ साथ किस तरह राष्ट्रभक्ति का भी सुंदर प्रदर्शन किया, साथ ही पर्यावरण संचेतना की ओर भी आपने दृष्टिपात किया। बहुत धन्यवाद मैम।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, आपको सादर निमंत्रण सर। आवाज मेरी आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब आ रही है। नमस्कार आपको। प्रणाम डॉक्टर साहब। आज के इस आभासी पटल पर प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी का दर्शन हुआ बहुत दिनों बाद। मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं पोखरियाल जी की कुछ पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मैंने जहां तक पढ़ा है डॉक्टर पोखरियाल को, उनकी रचनाओं में, वो चाहे गद्य हो अथवा पद्य हो, एक तो पहाड़ की समस्या है और दूसरी देशभक्ति का भाव है। इन दो चीजों से उनके साहित्य जगत का ताना बाना बुना गया है। उनके प्रतीक्षा खंड काव्य का की कुछ पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं कहती हूँ पूत वही जो माता के हित मरता हो, एक की सेवा में वह तत्पर दूजी को याद तो करता हो। अटल सत्य यह भारत भू भी उसकी अपनी माता है, लेकिन जिसने जन्म दिया क्या उससे भी कुछ नाता है। इन दो खंडों को पढ़ करके मैं आगे अपनी बात करना चाहता हूं। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, संचालिका किरण नौटियाल जी, साधना अग्रवाल जी, सत्यवान सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह आर्य जी और निर्मला मौदगाल जी, आप सभी को मैं प्रयाग से, त्रिवेणी से प्रणाम भेज रहा हूं और आप सभी को यहाँ आने का आमंत्रण भी दे रहा हूं। हमेशा एकेडमी खुली है, जब चाहिए आप आइए। हम लोग तो साहित्य की चर्चा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जब भारत के शिक्षा मंत्रियों पर एक नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि इस देश ने बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा मंत्री दिए। डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर प्रताप चंद्र, अर्जुन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, स्मृति ईरानी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और उसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी। एक लंबी श्रृंखला है शिक्षा मंत्री जो हमारे देश में हुए हैं। सब एक से एक विद्वान हुए हैं और एक से एक अपने विषय के जानकार हुए। लेकिन जब मैं डॉक्टर पोखरियाल के व्यक्तित्व के विषय में सोचता हूं, विचार करता हूं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर पोखरियाल के जीवन की दो धाराएं समानांतर बहती हैं। एक तो राजनीति और समाज सेवा की धारा और दूसरी साहित्य की धारा। वो साहित्य की धारा को भी कहीं सूखने नहीं देते। प्रायः साहित्य की धारा सूख जाती है। जब हम राजनीति में आते हैं तो प्रायः साहित्य की धारा सूख जाती है। कहा जाता है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी राजनीति में न होते तो आज देश के सबसे बड़े कवि होते। तो राजनीति कहीं न कहीं हमारे साहित्य को बाधित करती है। लेकिन डॉक्टर पोखरियाल का यह सामर्थ्य है कि वो अपने इन दोनों धाराओं को, दोनों तटों को समानांतर प्रवाहित करते हैं और एक से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दूसरे से साहित्य सेवा का संकल्प लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर पोखरियाल के इस कविता संग्रह का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने उनकी बहुत रचनाएं नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ पढ़ी हैं। इसके पूर्व मैंने उनकी एक रचना पढ़ी थी, पहाड़ से ऊंचा। इसमें भी यही समस्या है
माँ वाली बात तो नहीं है, लेकिन देशभक्त की समस्या है, पहाड़ से पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है। लेकिन उस समस्या को मैंने उसका संक्षेप में उसकी टिप्पणी करते हुए लिखा था कि केवल कुछ नहीं लिखा था मैंने, केवल पहाड़ से ऊंचा के आगे मैंने लगा दिया था मन। पहाड़ से ऊंचा मन। डॉक्टर पोखरियाल का जो मन है, जो हृदय है, वो पहाड़ से ऊंचा है, समुद्र से गहरा है। उस समुद्र की गहराई में आज हम गोते लगा रहे हैं और एक ऐसी कथा के माध्यम से उनकी कविताओं पर चर्चा कर रहे हैं, कविताओं का विश्लेषण कर रहे हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं करना है क्योंकि अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष तो जूठन कहता है और उस जूठन को मैं कितना कह पाऊंगा मैं नहीं समझ पाता। लेकिन शुरू में डॉक्टर अरुण जी ने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी कविता के उसके भी गुरु हैं, गुरु राम गुरु, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। और उसके साथ ही साथ जो बात यहाँ पर आती है वह प्रतीक्षा खंड काव्य। प्रतीक्षा खंड काव्य आपने शुरू में ही उसको व्याख्यायित किया। यह करुणा की कथा है, दर्द भरी कहानी है। माँ का सहारा बेटा है और बेटा का सहारा माँ है, लेकिन एक दूसरे से दोनों जुदा हो जाते हैं। और इस जुदा होने के बीच में, इस विरह के बीच में, इस दूरी के बीच में जो भाव उमड़ते हैं वही प्रतीक्षा खंड काव्य में हमारे समक्ष आते हैं। एक माँ की कल्पना अपने संतान से क्या होती है, वो भी ऐसी माँ जो वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही हो, जिसके पिता बहुत पहले मर गए हों, जो अपने बेटे पर अपने संसार का पूरा विधान खड़ा करना चाहती हो। सेवा में चला जाता है, देश की सेवा में चला जाता है, तो उसके लिए वो बराबर चिंतित रहती है। खंड काव्य में ही दिखाया कि उसकी संरक्षा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसका गृहस्थ जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, उसका विवाह कैसे किया जाएगा, और वो सब कुछ जब हो जाएगा, उसकी बहू आएगी तो उसको कितना सुख मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें काफूर हो जाती हैं जब ये मनोवांछाएं पूरी नहीं होती। कहा जा सकता है कि ये प्रतीक्षा काव्य जो है, खंड काव्य, ये माँ की ममता का जीवंत दस्तावेज है। माँ की जो ममता है, जो उछलती है, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि माँ सबसे बड़ी है, माँ ईश्वर से बड़ी है, माँ शास्त्र से बड़ी है, माँ आचार्य से बड़ी है, माँ गुरु से बड़ी है। माँ का वाक्य ही अंतिम वाक्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इस समाज में, इस संसार में, क्योंकि माँ अपने शरीर से एक शरीर निकालती है। यह कोई कर सकता है क्या? मेरी समझ से तो कोई अपने शरीर से शरीर निकालना ये माँ ही कर सकती है। अपने मूलधन को खो देती है और उस जमे हुए अमोला पर, पता नहीं अमोला आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो निकलता है वो उसके बीच से आम के लहलहाता हुआ छोटा सा कुछ हरितमा और कुछ रक्तिमा लिए हुए, उस पौधे को अमोला कहते हैं। तो माँ जो है अपने मूलधन को खो करके अमोला पर इतराती है, लेकिन वह अमोला भी अगर उससे दूर हो जाए, उससे बहुत दूर हो जाए, उसके जीवन में ना आ सके, उसकी सांसें थम जाएं, तब उस माँ की स्थिति क्या होगी, उसी का वर्णन इस प्रतीक्षा खंड काव्य में मैं समझता हूं किया गया है। दीपक उर्फ दीपू, समय है ना? जी समय है कि नहीं? हाँ, आराम से अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो उस माँ की आशा का, उसकी आकांक्षा का जो केंद्र है दीपक, उपाख्य दीपू, दीपक उर्फ दीपू, और उसके जीवन का वही दीपक है। बुझ जाता है, उससे भेंट नहीं होती है, उससे मुलाकात नहीं होती है। पोखरियाल जी ने इसी माँ की तड़प को, उसके वैधव्य के उपरांत आशा का
जो दीपक जलने वाला था बेटे के माध्यम से, आत्मज के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, वो अभी दूर हो जाता है, इसलिए उसका पूरा संसार उजड़ जाता है। माँ की इस ममता को जितना काव्यात्मक ढंग से, जितना अच्छी भाषा में, सरल भाषा में, छंदोबद्ध ढंग से पोखरियाल जी ने प्रस्तुत किया है, उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। यदि हम प्रशंसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम सही साहित्यकार नहीं है, शुद्ध मन से सोचने वाले व्यक्ति नहीं है। हमें प्रशंसा करनी ही चाहिए। हम डॉक्टर पोखरियाल की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, मंत्री पोखरियाल की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उनके कवि रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि हम साहित्य के दुनिया में कुछ पढ़ते लिखते हैं तो लगता है कि व्यक्ति की प्रशंसा क्या की जाए। अटल जी के पास कोई गया व्यक्ति तो कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सुनते रहे और अंत में उन्होंने कहा, भैया मेरी प्रशंसा बंद करो, जिसने मुझे बनाया है उसकी प्रशंसा करो, बाकी उस ईश्वर की प्रशंसा करो। बिल्कुल। तो शिष्य का ईश्वर गुरु होता है, शिष्य के माध्यम से गुरु की प्रशंसा हो रही है। आपने अगर बीज वपन नहीं किया होता तो यह कविता रूपी लता लहलहाती नहीं, वह लता लहलहा रही है। इसलिए आपकी भी प्रशंसा डॉक्टर पोखरियाल के कवि रूप के साथ मैं करना चाहता हूं। उसके बाद जो माँ है, उसके जीवन में जो सबसे बड़ा, हमारे यहाँ कहा गया कि पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो जो पुत्तेषणा है वह सबसे बड़ी ऐषणा होती है। संसार में कोई चीज न हो, अगर संतान हो तो मैं समझता हूं संतान के माध्यम से हर चीज उत्पन्न की जा सकती है, सामने लाई जा सकती है। डॉक्टर पोखरियाल ने इस कविता खंड के माध्यम से, इस खंड काव्य के माध्यम से, एक तो ममता, आज जो सबसे बड़ी कमी हमारे देश में है, जब से हमारा संयुक्त परिवार टूट गया, हमारी न्यूक्लियर फैमिली आ गई, तब से माँ की ममता पर भी आंच आ रहा है। जब हम कोई कविता, कोई खंड काव्य, कोई साहित्य पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें भी इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कवि पोखरियाल को इस दृष्टि से भी हमें देखना होगा कि आज जो माँ का भाव एक समाज में मर रहा है, समाज में टूट रहा है, उस भाव को भी इस कविता के माध्यम से जीवंत करते हैं, सजीव करते हैं। इसलिए भी उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही साथ सारी बातें हो गई हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और लोगों ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। और पोखरियाल जी के रचनाओं के विषय में मुझे बहुत नहीं मालूम है, लेकिन उनकी एक ग्रंथावली निकलनी चाहिए और ग्रंथावली निकल करके बड़ी बड़ी संस्थाओं के पास जानी चाहिए, जिससे लगे कि एक राजनीति करने वाला व्यक्ति भी, समाज सेवा करने वाला व्यक्ति भी साहित्य की सेवा कर रहा है। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अध्यक्ष क्या, बस 2-4 वाक्य डॉक्टर पोखरियाल के संदर्भ में जो मैंने कहा है, तो यदि आपको अच्छा लगे तो उसे ग्रहण करेंगे, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं एक बात बार बार कहना चाहता हूं कि डॉक्टर पोखरियाल ने, भले ही आज के जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, बड़े बड़े आलोचक हैं, जो कहते हैं, वो तो मैथिली शरण गुप्त को भी कभी नहीं मानते थे। वो कहते थे मैथिली शरण गुप्त तो कटबैठी करते हैं। और जो भाव मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं में भरा था, वह परंपरा डॉक्टर पोखरियाल तक चली आ रही है। उस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर पोखरियाल के कवि रूप को प्रणाम करता हूँ और उनके गुरुवर प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शर्मा को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उदय प्रताप जी, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ और आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि बहुत शीघ्र हम लोग ग्रंथावली ला रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपने बीज बो दिया है, धरती तैयार है। और मैंने यही कहा कि अब
हम जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको जी। ये सारी पुस्तकें कहाँ उपलब्ध कराएं। हाँ, मैं नहीं ठीक। कविता खंड एक जगह, कहानी खंड एक जगह, उपन्यास खंड एक जगह, बिस्कुट कविताएं एक जगह, पर्यटन एक जगह, ये सब करके हम ग्रंथावली की योजना हमारी बन रही है। बहुत नहीं, आज शीघ्र छापिए और पहला क्रेता मैं हूँगा, एकेडमी बनेगी। आपको तो हम अपने यहाँ ये मानते हैं, आप हमारे अंग हैं, लेकिन आज मैं अपनी बेटी, अभी इसको मैं इसको किरण बाला को दूंगा, लेकिन एक बात उदय जी, इस हाँ। प्रतीक्षा काव्य में आपने सबने दीपू को भी, माँ को भी, सबको लिया है, लेकिन जो बात मैं आपसे बात करते हुए कह रहा था, डॉक्टर निशंक के भीतर एक शिक्षक रहता है, वो आचार्य रहे हैं, और यहाँ हाँ। उन्होंने इस कथा को जोड़ते हुए पलायन को भी लिया है, पर्यावरण को भी लिया है, पहाड़ को भी लिया है, लेकिन एक बात में शिक्षक की गरिमा को ले लिया है। जब गांव वाले लोग दीपू के प्रथम श्रेणी आने पर बहुत आपत्तियां उठाते हैं, तो गुरुदेव आते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज मैं दीपू की सार्वजनिक रूप से परीक्षा लूंगा। नहीं नहीं, एकदम सही बात। दीपू जब उत्तीर्ण हो जाता है तो सारे आलोचक, सारे वो निंदक एक एक कर दूर हो जाते हैं, और उस तरह से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक आचार्य का, एक गुरु का सम्मान वहां प्रतिष्ठित कर देते हैं। नहीं, एक पक्ष छूट गया था, सही बात है, अच्छी बात है। प्रतीक्षा काव्य का एक ऐसा अनछुआ पहलू है जिसमें डॉक्टर निशंक ने अपने आचार्यत्व को भी सिद्ध किया। आज की ये वार्ता निश्चित रूप से बहुत बढ़िया रही है। किरण, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अनिरुद्ध को उसके बाद निमंत्रित करूंगा। जी सर, जी सभी वक्तागणों को, संरक्षक महोदय को, अध्यक्ष जी को, सभी को बहुत धन्यवाद। और जैसे सर ने कहा, शिक्षा पर जो 4 लाइनें थी वो मैं भी यहाँ कहना चाहूंगी कि कब दिन गुजरा रात हुई कब, न वर्ष मास मैंने जाना, बेटा 2 आखिर पड़ जाए बस इसको जीवन माना। तो शिक्षा को भी उन्होंने बहुत महत्व दिया अपने इस खंड काव्य में, और जो कुछ रह गया था वो अरुण सर ने पूर्ण कर दिया है। तो ये पूरा खंड काव्य प्रतीक्षा अपूर्णता की ओर है। तो कार्यक्रम को मैं अब आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित कर रही हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार जी को, कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे वक्ताओं का। डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर, कि आपने बहुत जल्दी समेट दिया कार्यक्रम। पिछली बार थोड़ा देर तक चल पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इस बार भी कुछ सीखने को मिला है, और ये नई शुरुआत है। और जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, समझिए कि एक इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं, जिसको हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं इस रविवारीय पुस्तक श्रृंखला के माध्यम से। सारी बातें आप लोगों ने कह दी हैं। इसमें गुरु परंपरा की बात आ गई, माँ का जिक्र हो गया, एक भविष्य पर्व की 2 लाइनें, 4 लाइनें मैं आपसे कह देता हूं कि ये देखिए कि धार्मिक सद्भावना पर भी उन्होंने बात की है इस खंड काव्य। हाँ, कौन धर्म कहता है लड़कर मंदिर मस्जिद को खो, शस्त्रहीन पर वार करो और षड्यंत्र करो और विष को वो, उन्होंने ये पर्व में लिया है। तो उन्होंने माँ का प्रेम जो है वो एक उसका बहुत ही हमेशा माना जाता है कि माँ बहुत कमजोर होती है, बच्चे को गिरते देखती है तो उसको रोना आ जाता है, वो विकल हो उठती है। लेकिन इन्होंने देखिए कि किस खूबसूरती से उसका जो दूसरा पक्ष है वो भी दिखाया कि कोई भी माँ अपने सुत को सदा गोद नहीं रखती है, होनी तो प्रभु के हाथों है, हाथों में ना अनहोनी टल सकती है। तो दोनों तरह की चीजें उन्होंने वहां रख दी है। माँ को लेकर के बात कही गई है कि माँ सिर्फ प्रेम नहीं करती है, उसको भविष्य के प्रति जो अपने पुत्र है, पुत्री है, उनके प्रति जो संकट होता है उसका आगाह भी रहता है, और उस आगाह को भी बहुत खूबसूरती से कविताओं में उतारा है। हो चुकी है। बहरहाल हम लोग जो है आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और अगली श्रृंखला में मुलाकात होगी, चूंकि ये 20 साल बाद, जैसा कि कार्यक्रम के बारे में बताया कि प्रतीक्षा जो काव्य संग्रह है, खंड काव्य है, ये प्रतीक्षारत था कि शायद हमसे ही इसका जो है शुरुआत होनी थी इसके आगे बढ़ने की, कि जो ये प्रतीक्षारत थी इतने दिनों से आलोचना के लिए। आज हमारे साथ जो वक्ता जुड़े थे
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली श्रृंखला जो है वो अगले रविवार को। हाँ, एक सूचना जरूर है कि शायद समय परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही है नेटवर्क की, तो समय परिवर्तन हो सकता है, तो इसका हम आपको सूचना पहले ही दे देंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, अपने वक्ताओं का धन्यवाद करते हैं, गुरुजी का प्रणाम करते हैं, और फिर अगली मुलाकात तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।